आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण का इकाई 5 जो कि आखिरी इकाई है। इससे पहले हम हिंदी भाषा शिक्षण के 4 इकाई खत्म कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस देख लें और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी चालू कर दें, क्योंकि अगले महीने तो ये वाला जो आपका फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होने ही होने हैं। तो ये मैं जल्दी से सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगी। तो आज हम पढ़ते हैं इकाई 5 जिसका नाम है पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं सहायक सामग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट। इसमें से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर 2-3 सालों का पीछे का उठाकर, तो काफी क्वेश्चंस थे। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने जो है ये यूनिट तैयार किया है और सिलेबस को भी पूरा ध्यान में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज यहाँ पे आई है वो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये है क्या, इसकी अवधारणा क्या है, और फिर हम करेंगे इसकी आवश्यकता और उपयोगिता। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझ रहे हैं? सबसे पहली चीज, ये क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, और पाठ्य यानी जो हमारी पढ़ाई है उसके साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज होती है ना, उन्हें ही हम कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जैसे कि विद्यालय में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां, जैसे खेल हो गया, संगीत, कला, अभिनय, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो गई, राइटिंग, पोयम, कहानी, जितनी भी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हम करवाते हैं एक्टिविटीज, वो सारा ही आपका पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो जाती हैं। चाहे आप भ्रमण पे लेकर जाओ, चाहे पिकनिक मनाओ, ठीक है। इसके बाद ये ज्ञानात्मक विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावात्मक विकास में सहायक होता है। बिल्कुल, सिर्फ किताब पढ़ लेने से आपको ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवानी आवश्यक होती है। शिक्षा का ही हम इसे एक अंग मानते हैं आज के टाइम पे, और सर्वांगीण विकास में ये सहायक होता है। तो आपको जरूर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं। चाहे पेपर में आपका क्वेश्चन पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता पे आए, लेकिन इंट्रो तो आपको लिखना ही लिखना है कि वो होता क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंट्रो बता दिया। आगे जो आपके सिलेबस में है, इसका महत्व और उपयोगिता। तो आप जो है सहगामी क्रियाओं को अभी पढ़ के समझ आ गया होगा कि ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है। शारीरिक विकास में सहायता करता है, ये मानसिक विकास में सहायक है, शैक्षिक व साहित्यिक विकास में सहायक है, मतलब शिक्षा के साथ साथ ही साहित्य से भी बच्चों को जोड़ता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है इससे। कैसे होता है प्रजातांत्रिक मूल्य? हम लोकतंत्र में रहते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं। इससे रिलेटेड जब हम गतिविधियां क्लास में करवाएंगे, चाहे बच्चे भाषण दें, पोयम सुनाएं, देशभक्ति, तो उनके अंदर ये भावना का विकास हो जाएगा। नेतृत्व की क्षमता आएगी, क्योंकि टीम वर्क होता है इसमें। नैतिक विकास में सहायता करेंगे, भावात्मक विकास होगा, अपनत्व की भावना आएगी। अवकाश इस समय का सदुपयोग कर सकेंगे बच्चे, मतलब जो खाली टाइम होता है किताब पढ़ने के अलावा या कोई पीरियड मिस हो गया तो बच्चे इसमें इसका यूज कर पाएंगे। शक्ति का सदुपयोग, अगर बच्चे में एनर्जी है तो वो उसका वहां पे यूज कर पाएगा। जैसे वो खेलेगा कूदेगा तो वहां पे अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकेगा बच्चा। स्वस्थ मनोरंजन, ये एक तरह से हेल्दी इंटरटेनमेंट हो जाता है बच्चे का। जीवन में अनुशासन सीखता है खेलों से, प्रतियोगिताओं से, नाटक मंचन से, है ना। सांस्कृतिक विकास होता है, जब वो ये सहगामी क्रियाएं करता है तो वो संस्कृति से भी जुड़ता जाता है। व्यवसायिक विकास में भी सहायता मिलती है इसे कि आगे चल के वो किस व्यवसाय में जाएगा। और सबसे आखिर में आता है सामाजिक विकास, तो वो समाज से भी जुड़ता है इन सहगामी क्रियाओं के द्वारा। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आप अपने क्वेश्चन में जो नंबर दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर तैयार करें, और हाँ, इन पॉइंट्स को इलैबोरेट जरूर करेंगे। आगे चलते हैं। विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा भाषा विकास की संभावनाएं, कि ये जो सहगामी क्रियाएं हैं हमने जिनकी बात की, उसके द्वारा, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके द्वारा कैसे बच्चों में हिंदी भाषा के तत्वों को जोड़ेंगे, कैसे वो इसके द्वारा जो है हिंदी भाषा को सीखेंगे या जुड़ेंगे उससे, या उसकी विशेषताओं को जानेंगे। इन क्रियाओं के द्वारा हम लैंग्वेज कैसे बच्चों को सिखाएं, ये बेसिकली कहना चाहता है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की दृष्टि से जिन महत्वपूर्ण पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं। तो आप विद्यालय में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिससे बच्चा इन क्रियाओं के द्वारा भाषा शिक्षण भी ले सके, तो इस पर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज है प्रातःकालीन सभा। आप आयोजन करेंगे सुबह मॉर्निंग असेंबली का।
कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे मॉर्निंग असेंबली ना हो, लेकिन मॉर्निंग असेंबली को आप अपनी भाषा को बच्चों के साथ जोड़ने के लिए कैसे यूज करते हैं। देखिए, विद्यालय की ये पहली गतिविधि होती है। सबसे पहली चीज, जब आप पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स के साथ इन पॉइंट्स को अपने माइंड में इलैबोरेट करते चलेंगे। प्रातःकालीन सभा में बच्चा भाषण देगा, निर्देश मिलते हैं, बच्चों को नैतिक बातें बताई जाती हैं, तो इनसे बच्चा भाषा से जुड़ता है या सीखता है। अनुशासन व नेतृत्व का विकास होता है बच्चे में। अभिव्यक्ति कुशलता आती है, सामने खड़े होकर भी बच्चा बोलना सीखता है। और श्रवण कौशल, सामने वाला बोल क्या रहा है इससे उसके सुनने की शक्ति भी तेज होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि आती है जब बच्चा सामने असेंबली में आता है या कुछ बोलता है। तो दूसरी चीज हम आयोजन कर सकते हैं भाषण का, चाहे वो प्रतियोगिता हो या फिर ऐसे ही भाषण देना हो। तो भाषण देना हमें सिखाना चाहिए बच्चों को कि कैसे भाषण देना है। किसी भी टॉपिक को लेकर पहले उसका इंट्रो होना चाहिए, फिर क्या प्रॉब्लम्स है, फिर लास्ट में क्या सॉल्यूशन है, फिर आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें। भाषण से बच्चे को कौन कौन सा ज्ञान हो जाता है। देखिए, ऐतिहासिक, साहित्य और राजनीतिक जानकारी भी बच्चे को मिलती है। मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल आता है बच्चे में, बोलना सीखता है ना बच्चा। दृष्टिकोण में व्यापकता आती है, जब बच्चा भाषण देने लगता है तो उसके दृष्टिकोण में भी व्यापकता आती है, वो अलग अलग दृष्टि से चीजों को देखने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल। ये आत्मविश्वास तो आप हर पॉइंट्स में डाल देंगे। अगला है वाद विवाद, यानी कि जो डिबेट्स वगैरह हम करवाते हैं वो, उसका आयोजन हम करेंगे स्कूल में। इससे क्या होता है, प्रभावशाली विचार आते हैं बच्चों में, उनकी बोध शक्ति, मौलिक चिंतन और तर्क शक्ति बढ़ती है। कम समय में अपनी बात रखना वो सीखते हैं, क्योंकि डिबेट में आपके पास टाइम लिमिट होता है, तो कम समय में हम कैसे सामने वाले को राजी करें, तो ये चीज, ये टेक्निक बच्चा सीखता है। अभिव्यक्ति व आत्मविश्वास आता है। भावी जीवन, मतलब वो अब जैसे वाद विवाद करता है बच्चों, तो फिर अब जो उसका भविष्य में जो जीवन है वो वहां पे भी अपने भविष्य के लिए भी तैयारी कर सकता है। जैसे शिक्षण में जा सकता है, जो बच्चे भाषण देते हैं, वाद विवाद करते हैं, वो अच्छे टीचर भी बनते हैं। वकालत कर सकता है और राजनीति में भी जा सकता है, नेता लोग भी तो डिबेट करते रहते हैं ना। तो ये अगली चीज जो हम आयोजन कर सकते हैं वो विद्यालय पत्रिका, जो कि एनुअली मैगजीन्स निकाली जाती है स्कूल में, वो। इससे बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति कौशल आता है, नवीन ज्ञान की जानकारी मिलती है बच्चे को, स्व अध्याय की आदत होती है, वो खुद पढ़ता है और लिखने की कोशिश करता है ताकि वो मैगजीन्स में अपनी लेखनी को छपवा सके, है ना। साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है उसकी, फिर वो और भी कविताएं पढ़ेगा या कहानियां पढ़ेगा। नैतिक व चारित्रिक गुण का विकास बच्चे में होता है। अगली जो चीज है वो है कविता पाठ करवाना। इससे बच्चे के शब्द योजना, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, इन सब चीजों का ज्ञान होता है। रसास्वादन की क्षमता का विकास होता है कि कैसे पढ़ने को हम अपने रस के अनुसार लें, है ना। हर रस की कविताएं होती है ना, तो उस भाव को जाने, ये बच्चा सीखता है। कविता लेखन में प्रोत्साहन, बच्चा खुद भी कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित होता है। संवेद, संतुलन और श्रवण कौशल का विकास, जब वो सुनेगा तो श्रवण कौशल का भी विकास होगा और संवेद, संतुलन, कहीं ना कहीं वो अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना सीखता है। छठी चीज है नाटकीयता या फिर नाटक मंचन। हम नाटक मंचन का आयोजन कर देंगे। देख लीजिए, ये सारी चीजें क्या हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है। ये ही आप एग्जाम्पल में डाल देंगे जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तब। तो नाटक मंचन से क्या होगा, साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, अभिव्यक्तिवाद में विश्वास और आत्म प्रदर्शन करेगा बच्चा। खुद को प्रदर्शित करना बहुत बड़ी बात होती है, स्टेज पर आना, तो वो बच्चे के अंदर गुण आएगा। भाषाई कौशलों का विकास होगा, क्यों, क्योंकि जब वो नाटक में बोल रहा है तो वो ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज तो यूज नहीं करता ना, वहां पे वो डायलॉग्स याद करता है, कैसे पात्र बोल रहे हैं वही बोलता है, तो वो भाषा का विकास होता है उसका। लोकहित व लोक कल्याण की भावना आती है, उसका संकोच दूर होता है और आत्मविश्वास आता है। अगला है कहानी सुनना या सुनाना। इससे मौखिक अभिव्यक्ति और श्रवण कौशल दोनों चीजें बढ़ेंगी। शब्द भंडार में वृद्धि होगी, अर्थ ग्रहण करने का कौशल बढ़ेगा, सृजनात्मक विकास होगा, जीवन उपयोगी और ज्ञानवर्धक बातों को जानेगा कहानियां सुनने या फिर पढ़ने से या फिर सुनाने से, है ना। अगला है अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी भी क्या होती है, जैसे हम गानों की अंताक्षरी खेलते हैं ना, कि गाने का जो आखिरी शब्द होता है उससे अगला गाना शुरू करना होता है, तो यहाँ भी शब्दों की अंताक्षरी हो सकती है या फिर कविता की, यानी कि एक शब्द जिस शब्द पे खत्म हुआ, अगला जो व्यक्ति है वो उस शब्द से अगला शब्द बोलेगा, या फिर कविता की कोई लाइन हो सकती है, जो लाइन पे वो खत्म होगी जिस शब्द पे, उसी शब्द से कोई और अगला दोहा या फिर कविता पढ़ेगा।
तो ये काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कविताएं तो याद ही नहीं होती ना बच्चों को। तो अगर हम कविता पाठ कराते हैं तो ये बेनिफिट होगा कि बच्चे अधिक से अधिक कविताएं और छंदे, दोहे, इन चीजों को याद करेगा, कंठस्थ कर लेगा। ये ना कंठस्थ करना है ना, और उसको आनंद अनुभूति होगी। अब देखो अंत्याक्षरी तो ऐसा गेम है, सबको ही मजा आता है। शब्द ज्ञान में वृद्धि होगी, शब्द की अंत्याक्षरी खेलेगा तो अपने आप ही उसका शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा, नए नए शब्दों को वो खोजेगा और पढ़ेगा। काव्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, वो भी कविताएं लिखने की कोशिश करेगा। अगला है सहायक सामग्री। अभी तक हमने किया पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि एक्टिविटीज, अभी हम कर रहे हैं सामग्री यानी कि मटेरियल्स। अब ये चीजें अपने आप तो हो नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसकी आवश्यकता और महत्व, अपेक्षित सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, प्रकार और जनसंचार साधन, इन सभी चीजों को पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सहायक सामग्री क्या होती है, दो तरह की होंगी आपके पास, एक दृश्य और श्रव्य साधन। दो तरह के साधन आएंगे आपके पास यहाँ पे बेसिकली, एक जो हम देखते हैं, एक जो हम सुनते हैं। और ये सहगामी क्रियाओं में सहायक होती हैं, मतलब जो क्रियाएं अभी हम करवा रहे थे उसके लिए जो साधन हमें चाहिए ये वो है। इसकी परिभाषा देख लीजिए, शिक्षा विश्वकोश की तरफ से जो ये परिभाषा आई हुई है हमारे पास, सीखने की क्रिया में सहायक, देखने और सुनने के साधन जैसे चार्ट, मॉडल, चलचित्र, टेप रिकॉर्डर या चित्र आदि को हम दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं, यानी सहायक सामग्री कहते हैं। आगे चलते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम इन मटेरियल्स को यूज करेंगे, चार्ट, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, अपनी सहायक सामग्री को करने में, जैसे भाषण हो रहा है या वाद विवाद, तो हमने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो बच्चे बाद में भी सुन सकते हैं। अच्छा भाषण है या कोई किसी ने जो है प्रतियोगिता जीती है तो वो भाषण सबको सुनाना चाहिए। तो ये चीजें मटेरियल यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो इनकी आवश्यकता क्या है या ये क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज, ये प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं, सामने सीधा एकदम अनुभव एक्सपीरियंस देते हैं ये। दूसरी चीज, अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है जब हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। चार्ट पेपर को दिखाते हुए अगर हम किसी देश की किसी भी वेशभूषा को दिखाएं तो बच्चा बहुत ही अच्छे से समझेगा, बजाय रिटर्न फॉर्म में पढ़ने के। या फिर किसी देश की संस्कृति के ऊपर हम एक मूवी दिखा देते हैं टेलीविजन पर या कंप्यूटर पर, तो बच्चा ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां काम कर रही होती हैं, आंख भी, कानों से सुनता है, दिमाग से सोचता है, कल्पनाएं करता है ना। विषय वस्तु को सुबोध बनाने में सहायक होती हैं, भाषाई कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, कुशलता पूर्वक पढ़ाने में ये सहायक होती हैं, कठिन अंशों का स्पष्टीकरण कर देती हैं, जो चीजें बहुत कठिन होती है समझाना, जैसे कि पृथ्वी कैसे घूमती है, परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण क्या है, अगर इन चीजों को हम कंप्यूटर पे दिखाते हैं चलते हुए तो बच्चा तुरंत समझ जाता है। ज्ञान के स्थायीकरण में सहायक, जब हम इस तरीके से बच्चे को सिखाते हैं, कराते हैं एक्टिविटीज, तो ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, बच्चे को लंबे टाइम के लिए याद रहता है, बजाय इसके कि बच्चे ने किताब में लाइन पढ़ ली। ठीक है। कम समय में अधिक ज्ञान देता है, पाठ पर ध्यान केंद्रित करना, सक्रिय बनाने में सहायक, बच्चा जो है बोर नहीं होगा, बिल्कुल एक्टिव रहेगा इन एक्टिविटीज के थ्रू। विविधता द्वारा शिक्षण, मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर बार चार्ट ही दे रहे हैं, चार्ट लाकर क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। आप मॉडल्स ला सकते हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा सकते हैं, आप नाटक करवा सकते हैं, कविता सुना सकते हैं, है ना। और रोचक शिक्षण, ये क्या करता है, हमारी टीचिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक, रुचिदार बना देता है। अभी कितने प्रकार का होता है, वैसे तो मैंने दो ही बताए, श्रव्य और दृश्य। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ अलग नहीं है, 4 प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला है दृश्य साधन, जो हम आंखों से देखते हैं। ये कैसे, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, पाठ्य पुस्तक हो गई हमारी, वास्तविक कार्य जो हमने रियल में करके दिखाया वो कार्य हो गया, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड, ये भी तो देखने वाला है ना, देखते हैं इस पे। चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, मूक चित्र, चार्ट, मॉडल, फ्लेलन बोर्ड, सूचना पट, एपिस्कोप, प्रोजेक्टर, तो ये सारी चीजें हमारी दृश्य साधन हो गई। श्रव्य साधन में रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और लिंग्वाफोन। तो ये रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर तो आपको पता है। लिंग्वाफोन क्या होता है, आप लिंग्वाफोन भी ये एक तरह से रिकॉर्डर होता है, ऑडियो सुनने के काम आता है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, वो ब्लैक कलर और गोल सा होता है, तवे की शेप का, है ना, वही होता है ये लिंग्वाफोन। आप गूगल पे डालेंगे तो आपको वीडियोस, फोटोज भी मिल जाएंगी। तीसरा है दृश्य श्रव्य साधन, यानी जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो, दोनों टाइप के हों। जैसे हमारा दूरदर्शन टेलीविजन हो गया, चलचित्र हो गए, कंप्यूटर हो गया, है ना।
तो ये भी हमारा साधन आ जाएगा। और जनसंचार साधन, जो जनसंचार ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, जैसे जन जन तक जो बातों को पहुंचा दे, कम्युनिकेट कर दे। तो समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र और इंटरनेट जो सबसे नवीनतम है अभी। आगे चलते हैं, अपेक्षित सावधानियां। अब देखिए, ये जो मटेरियल्स हम यूज करेंगे, इन्हें यूज करते हुए हमें कैसी सावधानियां बरतनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी उसके ऊपर लिखना है हमें। जैसे कि पहला, जब वास्तविक सामग्री अपेक्षाकृत छोटी या बड़ी हो तभी हम इसका इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि अगर हमारे पास वास्तविक चीज अवेलेबल है तो हम वास्तविक दिखाएंगे। मान लीजिए हमें गुलाब के पौधे का बच्चे को दिखाना है कि कैसे ये पंखुड़ी है, ये पेड़ हैं, ये पत्ते हैं। अगर हमारे पास रियल में है वो गार्डन में विद्यालय के, तो हम बच्चों को वो रियल में ही दिखाएंगे ले जाके। उसके लिए हम ये नहीं कि कंप्यूटर में गुलाब का फूल दिखाएं, तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना है हमें कि जब वास्तविक सामग्री यानी जो रियल ऑब्जेक्ट है वो या तो बहुत छोटा हो, जैसे कि अमीबा या फिर सेल्स, इतने छोटे होते हैं कि ये हम दिखा ही नहीं सकते ना बच्चों को, तब हमें प्रोजेक्टर या फिर माइक्रोस्कोप इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। या फिर बहुत बड़ी हो, जैसे कुतुब मीनार हो गया, अब वो तो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते ना, तो हम इन चीजों, इमारतों को, इन चीजों के लिए हम इन जो है उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है तो हम नहीं करेंगे, हम रियल ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाएंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग कि सामग्री आकर्षक होनी चाहिए। ये जो सामग्री हम इस्तेमाल करेंगे ये आकर्षक होनी चाहिए। सुंदरता के साथ साथ मूलता का ध्यान रहे। अब जरूरी नहीं कि आप कोई चार्ट बनाकर लाएं किसी विषय पर, और वो चार्ट का जो विषय आपने लिखा है वो तो लिखा ही, लेकिन उससे ज्यादा आपने चार्ट को सजा रखा है, मतलब मोतियां और ये चीजें लगा रही, तो बच्चों का ध्यान सारा वहां जाएगा। तो मूलता नहीं खोनी चाहिए उसकी, स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो भी इन चीजों का यूज करें वो स्पष्ट होंगे। विषय वस्तु अच्छे से समझ में आए, आकार सही व प्रदर्शन का स्थान सही होना चाहिए। मतलब चार्ट पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो छोटा छोटा ना हो, है ना, बड़ा बड़ा होना चाहिए और सही स्थान पे होना चाहिए कि सारे बच्चों को दिखाई दे। एक समय में एक ही उपकरण का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सहायक सामग्री में समय समय पर विविधता भी लाएं, हर बार चार्ट ना लाएं, हर बार सिर्फ बोर्ड पे ना पढ़ाएं, कुछ नया नया तकनीक करते रहें। बिना आवश्यकता इस्तेमाल ना करें। जैसा मैंने ऊपर बताया था, अगर वास्तविक ऑब्जेक्ट है तो आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा में जाने से पूर्व ही तैयारी कर लें इन चीजों की, क्योंकि क्लास में जाने के बाद मटेरियल काम ना आए ना तो फिर बच्चे बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं। इसके पश्चात हम मूल्यांकन जरूर करें कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा ठीक से जो हम सिखाना चाह रहे थे। कार्य के पश्चात सामग्री हटा दें। अगर कार्य खत्म हो गया तो आप इन सामग्री को हटा दीजिए, क्योंकि बच्चा फिर वही सामग्री देखता रहता है, फिर उसका ये ध्यान नहीं रहता कि पढ़ाया क्या जा रहा है। मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए अवश्य इस्तेमाल करें। जो बच्चे थोड़ा कम सीखते हैं या औरों के मुकाबले थोड़ा पीछे हैं, तो उनके लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल जरूर करें, इन उपकरणों का। अल्पव्ययित सामग्री का इस्तेमाल करें। मतलब सामग्री बहुत ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब अल्पव्यय होनी चाहिए। इतना भी ना हो कि आपकी ही सारी सैलरी जो है इनमें ही चली जाए। ठीक है। अगला है सुलभ सामग्री का प्रयोग। मतलब जो सामग्री है वो सुलभ होनी चाहिए, ना कि दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जो बहुत मुश्किल से मिले, तो ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए। सामग्री ऐसी हो जो सुलभता से मिल जाए, क्या पता बच्चों को भी वो मिल जाए सुलभता से, तो फिर वो और अच्छे से सीखते हैं चीजों को। ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 5 हिंदी का, और यहाँ पे हिंदी का आपका जो है सिलेबस भी फर्स्ट ईयर का खत्म होता है।